हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन बीपीएस 186 के अंदर चैप्टर नंबर 4 कार्यस्थल पर तनाव के मुख्य कारण यानी कि वर्क प्लेस पे जब काम करते हैं तो स्ट्रेस किन किन वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 89% जो इंडियंस है वो स्ट्रेस की स्थिति में, अभी किसी को अपने रिलेशनशिप के लेकर के स्ट्रेस में, कोई बीमार है, कोई अपने घर की वजह से तकलीफ में चल रहा है, या फिर कोई नौकरी नहीं लग पा रहा, सभी के जीवन में स्ट्रेस चल रहा है। किसी का कैरियर नहीं बन पा रहा, ठीक है, किसी के रिश्तेदार परिवार वाले इतने नेगेटिव है। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन के अनुसार 65 जो एम्प्लॉई हैं वो स्ट्रेस के अभी शिकार हैं। ठीक है, यू स्ट्रेस तनाव अच्छा माना जाता है। देखो 3 तरह के स्ट्रेस मैंने बता रखे हैं। यू स्ट्रेस अच्छा तनाव होता है, जैसे कि अपने को नौकरी करनी है, नौकरी अच्छी नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी, ये एक प्रकार का यू स्ट्रेस होता है। और न्यू स्ट्रेस होता है दोस्तों, जैसे कि अपने को सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो न्यू स्ट्रेस है दोस्तों, हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचाता। डी स्ट्रेस का मतलब होता है नेगेटिव स्ट्रेस लेना। अब जैसे कि नौकरी नहीं लग रही, तो यही बात सोच सोच के अपने को शरीर से भी और दिमाग से भी क्यों कमजोर होना है। ठीक है, जो हमारे पास में अभी हाथ में बचा हुआ है हम उसको करेंगे, हम अच्छे से एग्जाम निकालेंगे और फिर एक अच्छा सा गोल बना करके, एक अच्छा सा शेड्यूल तैयार करके हम अच्छी सी नौकरी भी ले लेंगे, तब जाके सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो तनाव की प्रोसेस अब समझ लेते हैं दोस्तों। तनाव को समझने के लिए अपन उसकी प्रोसेस जान लेने जरूरी होते हैं। तो तनाव की प्रोसेस जानने के लिए 3 मॉडल बताए गए। संसाधन प्रतिरूप का संरक्षण, नौकरी की मांग, संसाधन प्रतिरूप और चुनौतीपूर्ण और बाधा तनाव कारक। इसको इंग्लिश में एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहला जो मॉडल है, मतलब तनाव की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, तो ये जो पहला मॉडल था ये स्टीवन हॉफॉल के द्वारा दिया गया था 1989 में। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, एक इंसान को है ना काफ़ी तरह की रिसोर्सेज चाहिए होती है, जैसे उसके पास में अच्छे कपड़े होने चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए, मोबाइल, टेलीविज़न, बाइक, स्कूटी, और रहने की व्यवस्था उसके पास में होनी चाहिए। उसके पास में दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके पास में अपना टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसके टाइम लोग ही चुरा रहे हों, ज्ञान होना चाहिए उसके पास में। ये कुछ इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं जिनकी हानि होने पर, जिनकी लॉस होने पर एक इंसान है वो स्ट्रेस से गिर जाता है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है, ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, ये हमारी कल्चर डिसाइड करती है। जैसे कि दोस्तों अभी 20-21 साल के हुए हैं, ठीक है, अभी पढ़ ही रहे हैं, तो नौकरी लगने के लिए तो भाई 1-2 साल 3 साल भी लग सकता है अपने को। ठीक है, लेकिन सोसाइटी क्या कह रही है कि बच्ची अब तो ग्रेजुएशन कर ली, अब तो इसकी शादी कर दो भाई। ठीक है, तो एक प्रकार का स्ट्रेस हो जाएगा। मन में हजारों सपने थे, ठीक है, आसमान में उड़ना था, लेकिन पर काटने के लिए हमेशा सोसाइटी वाले रिश्तेदार तैयार ही रहते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारी सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटल कंडीशन है वो डिसाइड करती है, हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, हमारा कल्चर डिसाइड करता है, कल्चर में किस तरह के नियम बने हुए हैं। तो तथा इस व्यक्ति इन संसाधनों प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि उसका कल्याण हो। तो एक व्यक्ति, इंसान अच्छा घर चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, टाइम चाहता है, ताकि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने घर वालों को टाइम दे सके, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सके, नॉलेज हो। अब दोस्तों किसी के, कोई अनपढ़ ज्ञान, अनपढ़ है, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर है, अब उसके बाद उसको कुछ भी बता दो आप, वो आपको जीतने नहीं देगा कभी भी तर्कों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उसको कितना भी सही बता दो वो आपको गलत साबित कर देंगे। तो जब एक व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, उसके वो भी स्ट्रेस में रहता है, लेकिन आपको पता है क्या सच है क्या नहीं, तो आप हमेशा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहते हैं। तो इसलिए नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहिए। ये पहला मॉडल है प्रोसेस। ठीक है, तनाव का प्रोसेस, स्ट्रेस का प्रोसेस समझने के लिए पहला मॉडल है। दूसरा है नौकरी की मांग, संसाधन का प्रतिरूप। अब देखिए इंसान को कब एक स्ट्रेस पैदा होता है। अब जैसे यहाँ पर इंसान एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो मॉडल है वो डेमरोती और बेकर के द्वारा दिया गया था 2006 में, और ये मॉडल हमें समझाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो काम करने की स्थितियों के बारे में एनालिसिस करता है। जैसे कि एक नौकरी की मांग है कि एक व्यक्ति को अपने फिजिकल रूप से फिट रहना है और मेंटली उसको फिट रहना है। अब जैसे कि आप मानो पायलट बन जाते हैं, ठीक है, पायलट बन जाते तो, या फिर एयर होस्टेस बन जाते हैं, बन सकते हैं ना एयर होस्टेस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, ठीक है, इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए।
अब जैसे कि पायलट बन गए तो आपके जैसे कि शरीर का जो बॉडी वेट है वो 55 किलोग्राम्स होना चाहिए। आप बहुत अच्छा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, है ना, नॉन वेज खाते रहते हैं, सामने जो भी आया उसको चट कर जाते हैं, तो 55 से कब 60 हो जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। तो उस प्रकार की जॉब के लिए अपन अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। और पायलट है तो दोस्तों मेंटली अपने को प्रिपेयर होना पड़ता है, घर में क्या चल रहा है वो भूलना पड़ता है, दोस्त की लाइफ में अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भूलना पड़ता है। सिर्फ एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कब लैंडिंग करवानी है, इसको उस टाइम ध्यान में होना चाहिए। तो जब एक नौकरी की डिमांड होती है, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है तो तनाव पैदा हो जाता है। तो तनाव की ये प्रोसेस होती है, ठीक है। बर्नआउट स्थिति से बचने हेतु प्रेरणा, फीडबैक, सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों काम करते समय एम्प्लॉय की लाइफ के अंदर उसको अगर कोई मोटिवेट नहीं करता, उसको कोई फीडबैक नहीं देता है, कि फीडबैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ठीक है, आपका बॉस बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में ये कमियां थी, इस तरह से आप सुधार कर सकते थे। और सामाजिक समर्थन का मतलब होता है कि कलीग्स का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप बर्नआउट से बच जाएंगे, नहीं तो आप चीज़ों को फेंकने लगेंगे, आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल में कम उठना बैठना हो सकता है, आप अकेलेपन को पसंद कर सकते हैं। जब किसी नौकरी की मांग भावनात्मक रूप से अधिक हो तब सहकर्मियों द्वारा उस व्यक्ति को काम करने हेतु प्रेरणा देने से उस कर्मचारी के काम करने में दक्षता आती है। तो देखिए, इंसान बर्नआउट ना हो, एक एम्प्लॉय बर्नआउट ना हो, तो ताकि उसके जो कलीग्स हैं वो उसको क्या करे, सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे, ठीक है, ताकि वो एफिशिएंट बने, अपने काम को अच्छे से कर पाए। ये आपको दूसरे लक्षण में लिखना है, तनाव के प्रोसेस समझ रहे हैं पर तनाव की प्रक्रिया। तीसरा है चुनौतीपूर्ण और बाधा तनाव कारक, चैलेंज एंड हिंड्रेंस स्ट्रेसर, ठीक है। स्ट्रेसर मतलब जो तनाव देते हैं। चुनौतीपूर्ण तनाव कारक क्या होता है, जैसे कि सीखता रहना है, आगे बढ़ना है, उपलब्धियां। अब देखिए, हमारे पास में जैसे किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, वहां पर अपने को अपडेट रखना है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, बॉस के मन के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मेरी क्या स्किल्स है, मुझे कितना काम आता है। फालतू के कामों को छोड़ करके, फालतू की बातें हटा करके हमें अपडेट रहना पड़ता, तभी हम कंपनी के अंदर टिक पाएंगे, नहीं तो कंपनी से कब निकाल देंगे नहीं पता चलता, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ ऐसे चैलेंज देने वाले कुछ फैक्टर होते हैं जो हमेशा हमें स्ट्रेस देते रहते हैं। जैसे कि हमें पावर पॉइंट आता है, पीडीएफ बनानी आती रहती है, लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं कि यार हिंदी टाइपिंग सीखनी है, इंग्लिश टाइपिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक्स सीखना है, एनिमेशन स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। तो वैसे दबाव रहता है ना इंसान के। तभी मैं कहता हूँ खाली दिमाग, खाली टाइम रहता है ना, तो फालतू की चीज़ों को छोड़ के कुछ प्रोडक्टिव काम किया करो। घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर कुछ भी है तो उससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। बाधा तनाव कारक का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कुछ ऐसी समस्याएं जब लाइफ में आ जाती हैं एम्प्लॉय के, जब एक जो एम्प्लॉय है वो अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस, अपने ऑफिस में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। जैसे एक एम्प्लॉय, जैसे कि आप बैंक के अंदर काम करते हो तो पता चलता है घर में बच्चे परेशान हैं, घर में जो मम्मी है वो कलेश करती है, ठीक है, या घर में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। ऐसे जो स्ट्रेसर है वो हिंड्रेंस स्ट्रेसर कहलाते हैं। आगे देखो, कार्यस्थल तनाव के स्रोत। अब एक वर्क प्लेस पे स्ट्रेस किन वजह से मिल सकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मूल्यांकन आशंका, जैसे कि असेसमेंट, इसको आशंका को क्या कहेंगे यार, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, काम पूरा कर दिया है, लेकिन हमें ये डर रहता है, ठीक है, कि हमारा कोई प्रोजेक्ट चेक करेगा तो गलतियां निकाल सकता है, और गलतियां निकली तो हमें डांट पड़ सकती है मैनेजर की तरफ से। तो इस प्रकार का स्ट्रेस पैदा होता है। मांग की भूमिका, तो जैसे कि पायलट है, हमें हमें फिजिकली भी फिट रहना है, हमें मेंटली भी फिट रहना है, वो हमारी डिमांड है वहाँ पे, ठीक है। डिमांड पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस आ जाएगा। सूचनाओं का भार, तो एक अगर अपन बैंक के अंदर काम करते हैं, सपोज मैनेजर हो आप, तो आपको पता रहना चाहिए फार्मर्स के लिए कौन सी स्कीम्स है, गोल्ड लोन कैसे देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कैसे देते हैं लोगों का। आगे है दोस्तों कार्य जीवन समझौते। अब जैसे कि ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो पति पत्नी को कितना टाइम देना है, बच्चों को कितना टाइम देना है, माँ बाप को कितना टाइम देना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ समझौते आ जाते हैं इंसान की लाइफ में, एम्प्लॉय की लाइफ में, तो इन स्ट्रेस से वो गुजरता है। ये तनाव वाले फैक्टर पड़ रहे हैं। अपन पारस्परिक चुनौतियाँ,
ऑफिस के अंदर काम करते हैं, सामने वाला जो इंसान है वो आपसे बेहतर स्किल्स जानता है, वो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए उसकी सैलरी आपसे अच्छी है, बॉस उसको पसंद करता है, ठीक है? तो ऐसी भी कुछ चैलेंज हमारे सामने आती हैं वर्क प्लेस पे, और ये सब जो फैक्टर है वो हमें स्ट्रेस दे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मांग की भूमिका पढ़ेंगे। ये दोस्तों सवाल है वो 10 नंबर का पहले भी पूछा जा सकता है। तनाव की प्रक्रिया विस्तार से समझाएं, ठीक है? एलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस, तो उसमें आपको 3 मॉडल लिखने हैं, ठीक है? तो 3 मॉडल लिख करके आपको फिर ये भी समझाना होगा मांग की भूमिका। ये मैंने आपको समझा दिया है कि भाई यहाँ पे एक व्यक्ति को इन्वायरमेंट की तरफ से क्या-क्या डिमांड आ रही है, जैसे पायलट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। आगे है सूचना का भार, तो यहाँ पर जैसे कि 18 से 29 उम्र के बीच के जो लोग हैं, उन पर एक रिसर्च किया गया। वे युवा अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, ठीक है? 1 घंटे भी दूर नहीं रहते। इसलिए यह सूचना का युग है। सोशल मीडिया चलाते हैं लोग, इंस्टा, फेसबुक पे पड़े रहते हैं दिन भर, ईमेल्स देखते रहते हैं, ठीक है? और अगर दोस्तों ये भी कहा जाता है ना कि हम बार-बार इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते रहते हैं, जैसे कि 2 घंटे चला ली, 3 घंटे चला ली, तो हमारा दिमाग है ना काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशंस से भर जाता है। अब जैसे कि यूट्यूब चलाते हैं, मन में आया वही रील सामने आती है, मन में आया वही एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पे चल रहे होते हैं, और हमारा दिमाग को वो विचार चाहिए भी नहीं होता है, ऐसी-ऐसी रील्स शॉर्ट आ जाती है, ठीक है? तो हमारा दिमाग है कई बार गुस्से में भर जाता है, ठीक है? तो रील्स देखते जैसे कब टाइम बर्बाद हो जाता है, कब ज़िंदगी में हम पीछे हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। तो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से उतना ही लेना चाहिए, ठीक है? तीसरा है कार्य जीवन समझौते, ये तो मैंने बता दिया कि इंसान को अपनी प्रोफ़ेशनल और इंडिविजुअल लाइफ़ में किस तरह से बैलेंस करके चलना होता है, वो एम्प्लॉयी है, वो हमेशा इससे समझौता करता है। पारस्परिक चुनौतियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि आपका बॉस आपकी तारीफ़ नहीं करता है, आपका जो कलीग है, साथी कर्मचारी, उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा अच्छा है, ये पारस्परिक चुनौती है। या अच्छे कपड़े पहन के आता है, अपने पास में अच्छे कपड़े नहीं है, ये भी तो एक प्रकार का चैलेंज है। पाँचवाँ मूल्यांकन आशंका, तो इसमें एक एम्प्लॉयी के हमेशा डाउट रहता है कि मेरे किए हुए काम को कोई असेसमेंट ना कर ले, मेरे किए हुए काम की कोई कमी ना निकाल ले, ठीक है? आगे दोस्तों ये जो सवाल है वो अपना कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है तनाव का। आगे तनाव के परिणाम लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर तनाव नहीं हो तो इंसान है व्यक्तिगत जीवन में अच्छा होता है और ना कार्यस्थल पे। तनाव होना चाहिए, और वो अच्छा तनाव होना चाहिए, यानी कि यूस्ट्रेस तनाव तो होना ही चाहिए। अब जैसे कि आप काम करते हैं बैंक के अंदर, ठीक है? तो बैंक के अंदर आपने सोचा कि मैं सब कुछ सीखूँगी, 5 साल के बाद में मैनेजर बन जाऊँगी, तो ये अच्छा दबाव ही तो है, ये अच्छा स्ट्रेस है, यूस्ट्रेस है। मैनेजर बनूँगी तो मेरी सैलरी अच्छी होगी, मेरे को अच्छी सिटी में काम करने का मौका मिलेगा, बैंक की तरफ से मेरे को अच्छा क्वार्टर मिलेगा, अपनी फैमिली को स्टेब्लिश अच्छी तरह से कर पाऊँगी, राइट? जैसे कि आपने अभी सोचा जिस स्टेज में आप हैं कि मैं अच्छी जॉब लूँगी, उसके बाद में मेरी अच्छी शादी होगी, ये एक प्रकार का यूस्ट्रेस है, ठीक है? तो स्ट्रेस होना चाहिए, एक इंसान की इंडिविजुअल लाइफ़ के लिए बेहतर होता है और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी अच्छा होता है। कार्यस्थल तनाव के शारीरिक परिणाम, जैसे तो कार्यस्थल पे काम करके जो ज़्यादा बोझ ले लेते हैं इंसान, तो कंपनी के प्रबंधक द्वारा दुर्व्यवहार करने तथा अन्य कारणों की वजह से कर्मचारी को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक तनाव से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये तनाव के कारण परिणाम बता रखे हैं, क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आ जाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, कम समय के लिए हो, तो इंसान दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहने लग जाता है। इंसान की प्रोडक्टिविटी गिरती है, इंसान है दोस्तों शरीर से और दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, इंसान की रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। आगे दे रखा है दोस्तों कार्यस्थल तनाव के मनोवैज्ञानिक परिणाम, यहाँ पर उसके मन के ऊपर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4, और यहाँ पर पहला सवाल अपन ने कंप्लीट किया आज, तनाव की प्रक्रिया, ठीक है? स्ट्रेस के प्रोसेस क्या है, तो उसमें 3 मॉडल आपको लिख के आना है। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, दूसरा सवाल पढ़ा रहा हूँ, तनाव के परिणाम। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ाया, अगर वर्क प्लेस पे हमें स्ट्रेस होता है तो फिजिकली क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है? तो इंसान की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, चयापचय परिवर्तन वो होने लगता है, उसकी सांसें तेज़ चलने लग जाती है, उसको हृदय से, दिल से संबंधित बीमारियाँ होने लगती है, और इंसान स्मोकिंग करने लग जाता है, बार-बार सिगरेट पीने का मन करता है उसका, बार-बार
दारू पीने का मन करता है और उसके बाद में उसको अल्सर हो जाता है और कैंसर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कार्यस्थल तनाव के शारीरिक परिणाम। आगे बताया मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों लंबे समय तक अगर एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को अगर स्ट्रेस होता है तो उसको दोस्तों डिप्रेशन होता है, ठीक है। मन से संबंधित डिजीज होने लगती है, वो भुलक्कड़ बनने लगता है, वो इरिटेट होने लगता है, ठीक है। उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों लंबे समय तक अगर एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो स्ट्रेस से गुजरता है तो दोस्तों बर्नआउट हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगता काम के अंदर, ठीक है। और वो अपनी नौकरी से भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आगे लिखा है कार्यस्थल के व्यवहारिक परिणाम। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बता रखा है, जब मैंने आपको यूनिट पढ़ाई थी तब भी काफ़ी अच्छे से बताया था, एक बार और बता देता हूँ। बुरे तनाव, देखो तनाव तीन तरह का होता है। यू स्ट्रेस सबसे अच्छा तनाव। न्यू स्ट्रेस ना तो नुकसान पहुंचाता है ना फिर फायदा देता है। सबसे खराब जो तनाव होता है डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस, उसके कारण से इंसान की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस गिरता है। और अच्छे तनाव से यानी कि स्ट्रेस से इंसान की एफिशिएंसी यानी कि काम करने की जो क्षमता है वो उसकी बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्राफ बता रखा है, जैसे कि 10th क्लास के अंदर पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में ग्राफ बता रखा है। वाई एक्सिस पे मैंने लिख रखा है एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिख रखा है कि इंसान का जो तनाव का स्तर है वो कितना तनाव है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इंसान मान लो घर पे पड़ा हुआ है, वो निष्क्रिय है अभी, ठीक है। जैसे जैसे जो वो ऑफिस के अंदर पहुँचता है, उसकी इच्छा होती है काम करने की, ठीक है, वो काम करता भी चला जाता है। उसको ये होता है कि मुझे बॉस को इम्प्रेस करना है, क्योंकि बॉस मेरी सैलरी बढ़ाएगा, घर पे पैसा आएगा तो सब खुशियाँ बढ़ेगी, सामान खरीदूंगा, मजे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ता चला जाता है तनाव का स्तर, ठीक है। इंसान शुरुआत के अंदर डीएक्टिवेट होता है, निष्क्रिय होता है, फिर वो एक्टिव हो जाता है, उसको फिर अच्छा तनाव महसूस होता है, अच्छे तनाव के बाद में उसको थकान होती है, फिर बुरा तनाव आता है, और बुरा तनाव आता है तो दोस्तों उसकी दक्षता कम होने लगती है, उसको गुस्सा आने लगता है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि वो बर्नआउट की स्थिति में पहुंच जाता है। ये मैंने आपको बताया है। ये परिणाम बिहेवियरल आउटकम्स एट वर्क प्लेस। आगे क्या लिखा है, व्यवहारिक परिणाम और क्या क्या है। परफॉर्मेंस में कमी आती है, एंगर आता है, इंसान को गुस्सा आता है, इंसान है वॉयलेंट हो जाता है, हर किसी से लड़ने झगड़ने लग जाता है, उसको डिप्रेशन आता है, ठीक है, उसको चिंता होने लगती है, और इंसान दारू पीने लगता है, नशे करने लगता है, स्मोकिंग करने लगता है। और कंपनी के अंदर दोस्तों जब वो खाली बैठे रहता है तब चुगली करने लगता है, बुली करने लगता है। और इंसान, कर्मचारी जब स्ट्रेस से गुजरता है तो उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में अपन ये भी चेंज दे सकते हैं कि अब वो कंपनी के अंदर आना कम उसने कर दिया है। फिर है संगठन छोड़ देना, यानी कि वो कंपनी भी छोड़ देता है कुछ टाइम के बाद में। आगे चौथा परिणाम लिखा है व्यक्तिगत मतभेद, यानी कि उसके हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो व्यक्तियों के तनाव की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। तो एक इंसान, जैसे कि तीन इंसान है, ठीक है, तीनों पर मान लो अभी अ, नौकरी लगने का दबाव है। एक इंसान खुश रहता है, एक बच्चा, ठीक है, उसको पता है कि यार दिमाग भी काम नहीं करता है, पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं है, तो मैं तो काम धंधा करूंगा, तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको इच्छा भी होती है पढ़ने की, लेकिन इच्छा नहीं भी होती, वो बीच में रह जाता है। तीसरा बच्चा होता है, उसको पता है कि यार मैं टैलेंट हूँ, ठीक है, और मैं अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, मेरी नौकरी पक्की लगेगी। तो हर इंसान है दोस्तों स्ट्रेस को अलग अलग तरह से ले सकता है, स्ट्रेस के प्रति उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। अब देखो तीन तरह के व्यक्ति तो होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप टाइप सी होगा, यहाँ पे टाइप सी लिख लेना। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व मतलब टाइप ए टाइप के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, किसी किसी काम को जल्दी जल्दी करने लगते हैं, पैसेंस नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये नहीं चाहते कि इनसे आगे कोई निकले। तो ये लोग जल्दी ही मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं, और लेकिन ऑनलाइन चिकित्सकीय प्राप्त करके, यानी कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में थेरेपी लेकर के टाइप ए इंसान वाले अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, वो टाइप बी वाले इंसान, तो ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं वो पैसेंस रखते हैं, ठीक है, और काम को धीरे धीरे पूरा करते हैं, और वो काम के प्रति कमिटमेंट रखते हैं, काम के प्रति पूरा समर्पण भाव रखते हैं, और ये कम कॉम्पिटिटिव रखते हैं, इनको मतलब ही नहीं होता सामने वाले कितना आता है कितना नहीं, मस्त रहते हैं।
टाइप डी है यार, यहाँ पे टाइप सी नहीं है, टाइप डी है। ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये दिल की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, ये नेगेटिव ही सोच रखते हैं। किसी इंसान ने इनको पॉलिटिक्स पे पूछा, रिलीजन पे पूछा तो अपने रिलीजन को बेस्ट बताएंगे, अपनी एक पार्टी को आगे रखेंगे, सामने वाले क्या थॉट है इनको कोई मतलब नहीं होता वहाँ पर। ये होते हैं इंसान टाइप डी। ऐसे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और ऐसे इंसानों के पास में टाइम भी नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ये फील करते हैं। और इनके जो फैमिली लाइफ है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ऐसे जो इंसान है हर किसी से लड़ता झगड़ता है और फिर तनाव से गुजरते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की पर्सनैलिटी बता दी है। तो 2 सवाल इस चैप्टर के अंदर अभी तक कर लिए। पहला तो अपन ने पढ़ा है कि जो तनाव की प्रक्रिया है वो, ठीक है। दूसरा पढ़ा है स्ट्रेस के क्या-क्या आउटकम्स रिजल्ट्स आते हैं, वो पढ़ लिया है। तीसरा है दोस्तों कार्यस्थल पर विकर्षण। विकर्षण का मतलब दूर हटना किसी चीज़ से, डाइवर्ट होना। तो देखिए इसका मतलब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंसान है वो सोशल एनिमल है दोस्तों, सामाजिक प्रणाली है। हमें दोस्तों इंसानों के साथ में रहना पसंद है, अकेला नहीं रह सकते अपन। वह संगठन के भीतर काम करके साथ साथ अपने सहकर्मियों के साथ सामाजिक संबंध निभाता है। तो एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों वो दूसरों के घर में जाता है, खाना खाता है, अपने घर में भी दूसरे एम्प्लॉयज़ को, अपने दोस्तों को बुलाता है, फैमिली को बुलाता है। वो पिकनिक भी साथ मनाने जाते हैं। कुछ विकर्षण कर्मचारी की दक्षता के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कुछ दे रखा है। जैसे कई देर तक काम करने के बाद कर्मचारी विराम लेता है, जिससे वह अपने सहकर्मी से बात करने लग जाता है। अब देखिए विकर्षण उत्तेजक उत्तेजना के रूप में देखा जाता है, ध्यान क्षमता पर बुरा असर डालता है। देखिए जो डाइवर्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो विकर्षक कारक होते हैं, वो दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकते हैं किसी इंसान के लिए, किसी इंसान के नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जैसे साथी कर्मचारी से बात करना, आपके बगल के अंदर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे बात करना तो वैसे तो गलत है, क्योंकि हमें पहले अपना काम करना चाहिए। लेकिन मान लो हमने 2 घंटे काम किया, अपना काम निपटा लिया, थक गए। अब दोस्तों हमें भटकाने वाला, हमें डाइवर्ट करने वाला फैक्टर कौन था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने बातें की। लेकिन उस टाइम तो वो बातें हैं हमारे माइंड को रिलैक्स कर देंगी, हम हंस लेंगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डाइवर्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इंसान कर्मचारी के लिए लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक। अब देखिए 2 घंटे का काम मिला था, ठीक है, और काम तो किया नहीं, लेकिन गपशप लड़ा रहे हैं, बॉस की चुगली कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हद से ज़्यादा जो शोर शराबा होता है, स्ट्रेस होता है, और कलीग्स के साथ बातचीत करना, चिंता करना, और संगठन की नीतियाँ, मतलब जो पॉलिसीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कर्मचारी के लिए विकर्षण का काम करती है। यानी कि किसी एयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, साउंड पॉल्यूशन होता है, वहाँ पे कलीग्स उनके सही नहीं है, चुगलियाँ करते रहते हैं, वहाँ का जो एसी है वो ठीक नहीं है, तो ये सब विकर्षक का कारण करने लगती है। यानी कि जो एम्प्लॉयी है वो कंपनी को छोड़ने लगता है, उसका ध्यान हट जाता है फिर। विकर्षण के प्रकार यहाँ पे डाइवर्जन के टाइप पढ़ लो आप। आंतरिक विकर्षण, तो बार-बार ईमेल जाँचना, ठीक है? तो हम जैसे मोबाइल में देखते रहते हैं, बार-बार इंस्टाग्राम के नोटिफ़िकेशन, व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन चेक करते रहते हैं, तो हमारा ये आंतरिक विकर्षण है। लेकिन किसी एम्प्लॉयी के लिए क्या एक इंटरनल डाइवर्जन है कि वो बार-बार ईमेल चेक करता रहता है। बाहरी विकर्षण क्या होता है? जैसे कि कार्यस्थल वास्तुकला, आधारभूत संरचना। तो दोस्तों मान लो आपको कोई ऐसा ऑफिस मिल गया जहाँ पर ना तो एसी ठीक है, और ना ही आपके सामने जो फाइलें रखी हुई है वो सही स्थान पे रखी है, टेबल भी आपकी फटी है, ठीक है, टेबल भी आपकी टूटी हुई है। तो ये हो गया बाहरी विकर्षण। स्वैच्छिक विकर्षण क्या होता है दोस्तों? जैसे 2 घंटे का आपको काम मिला था, लेकिन 2 घंटे तो आपने काम नहीं किया, 15 मिनट काम किया, लेकिन आप बाहर चाय पीने, कॉफ़ी पीने चले गए। तो ये स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी डाइवर्जन होता है, स्वैच्छिक विकर्षण। आगे क्या लिखा हुआ है? अनैच्छिक विकर्षण। तो जैसे कि 9 बजे से आपका ऑफिस चालू हुआ, लेकिन आपके मन में शाम को चल रहा है मुझे उससे मिलना है, वो खाना खाना है, ठीक है। इस प्रकार का डिस्कशन करना या अपने मन के अंदर सोचना, ये कहलाता है अनैच्छिक विकर्षण, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना इसको। विकर्षण और दक्षता यानी कि डाइवर्जन और एफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। तो बेरन के विकर्षण संघर्ष सिद्धांत उन्होंने 1986 को दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पे डाइवर्जन व ध्यानात्मक संघर्ष दोनों ही कर्मचारी की खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। यानी कि एक इंसान अगर काम करता है ऑफिस के अंदर, उसके सामने काफ़ी सारे भटकाव के रास्ते हैं और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये दोनों ही जो सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वो उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए एक एम्प्लॉय को सामाजिक रूप से हानि हो सकती है, यानी कि दोस्तों वो
ऑफिस के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो बॉस उसको गालियाँ देगा, और गालियाँ देगा तो उसकी सैलरी कम कर सकता हो सकता है कंपनी से उसको बाहर भी निकाल सकता है, तो घर पे वो झगड़ा करेगा, ठीक है। तो इंसान है कर्मचारी, सामाजिक रूप से हानि उसको भुगतनी पड़ती है। काम को समय पर पूरा करने हेतु अब वह शॉर्टकट अपनाने लगता है। शॉर्टकट की वजह से जो भी काम करते हैं ना, हम मतलब उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, ना ही उस काम के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली होती है, ठीक है। ये विकर्षण और दक्षता के बारे में हमें लिखना है। तो कार्यस्थल पर श्रवण संबंधी विकर्षण उसके प्रदर्शन को कम कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो हाईवे के पास में है जस्ट, तो हाईवे पे कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस कम कर मतलब आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आगे लिखा हुआ कार्यस्थल में विकर्षण, तो एक तो भीतर से उत्पन्न एक डाइवर्जन होता है, एक बाहर से एक्सटर्नल। तो दोस्तों जैसे किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो भीतर से क्या डाइवर्जन उत्पन्न होंगे, किसी का बार बार ईमेल आना, किसी को अपन बार बार वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, किसी के बार बार नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, स्नैपचैट पे, ये हो गया भीतर से उत्पन्न डाइवर्जन। बाहर से उत्पन्न, जैसे कि अपन काम तो अच्छा कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे बैठ के कंपनी के अंदर, लेकिन हमारा जो साथी कर्मचारी है बार बार गप्पे शप्पे लड़ा रहा है, फालतू की बातें कर रहा है हर किसी से, ठीक है, हमारे ऊपर ही मतलब कोई कमेंट पास कर रहा है वो, तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। या फिर किसी टेलीफोन की घंटी बजती है, या फिर 1 मिनट अनुरोध का मतलब होता है कि सामने वाला आपसे कहता है कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। तो आप ऑफिस के अंदर 6 घंटे काम करते हैं, कोई अगर आपकी 20-25 बार ऐसे कह देगा कि भाई 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, तो डाइवर्ट हो जाएंगे ना। तो ये बाहर से उत्पन्न डाइवर्ट होते हैं। फिर दोस्तों कोई भी ऐसा साउंड इंस्ट्रूमेंट जो आपको मतलब, अब देखिए कई लोग हैं ऐसे घटिया ईयरफोन रखते हैं कि वो गाने तो सुनते रहते हैं लेकिन बगल वाले का जीना हराम कर देते हैं। जो भी वो कुछ देख रहे होते हैं बगल वाला सुनता रहता है, ठीक है, चाहे भले वो किसी से बात कर रहे होते हैं। तो ऑफिस के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ खराब उपकरण होता है, तो जो एम्प्लॉई है उस पर बाहरी विकर्षण होता है, यानी कि वो बाहरी रूप से डाइवर्ट होता है। फिर अब पर्यावरण का गर्म खराब होना है गर्म होना, जैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो ये बाहरी डाइवर्जन है। बिजली चमकना, संगठनात्मक प्रौद्योगिकी, तो जैसे कि किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे अच्छा वाईफाई नहीं पकड़ता है, वहाँ पे जनरेटर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है इतनी, ठीक है, पानी वानी भी अच्छे से नहीं आ पाता, साफ़ नहीं आ पाता। ये एक टेक्नोलॉजी हो सकती है संगठन की जिससे कि आपको डाइवर्ट हो जाएं, आप भटक जाएं अपने रास्ते से। ये अपना कंप्लीट होता है विकर्षण, इतने लिखना है। आगे लिखते हैं दोस्तों विमेन का वर्गीकरण, एक स्कॉलर है, इंपॉर्टेंट है। तो विमेन का वर्गीकरण अपन पढ़ लेते हैं। कार्यस्थल पे 2 प्रकार के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इन्होंने किए हैं, एक तो वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। तो स्वैच्छिक विकर्षण क्या होता है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य स्वैच्छिक विकर्षण पैदा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों इंसान है, जैसे 2 घंटे का काम मिला, उसके मन के अंदर ख्याल आया कि कॉफ़ी पी के आ जाता हूँ, ठीक है, वापस से आ जाऊँगा, तो ये उसके मन के द्वारा था। अनैच्छिक क्या होता है, जैसे काम तो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन बाहर कोई ट्रक खड़ा हुआ बार बार हॉर्न दिए जा रहा है, तो आप है मतलब बिना अपनी चाह के आप डाइवर्ट हो जाते हैं। निवारक तनाव प्रबंधन, अब दोस्तों अपन स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं ये अपने को पढ़ना है। निवारक का मतलब होता है प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो तनाव ना आए। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है जैसे कि अभी तो स्ट्रेस नहीं आया, कोई चिंता डिप्रेशन नहीं आया, उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो नॉर्मल लाइफ में मतलब हम स्ट्रेस नहीं लेते नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। निवारक तनाव प्रबंधन सिद्धांत कर्मचारी के जीवन के कष्ट व तनाव को रोकने हेतु तथा उत्तम स्वास्थ्य संगठन की जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। अब देखें, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर काम करता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों उसकी अच्छी हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3 स्टेज होते हैं, ये सवाल 10 नंबर का आ सकता है दोस्तों। निवारक तनाव, सवाल क्या आएगा सुन लो, कार्य स्थल पर निवारक तनाव प्रबंधन पर चर्चा करें, यानी कि वर्क प्लेस पर प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको लिखना है कि एक इंसान है वो कंपनी के अंदर काम करता है, एम्प्लॉई है, तो किस तरह से तनाव से दूर रह सकता है, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो तनाव को दूर करने के लिए तनाव के 3 चरण समझ लेने जरूरी है। पहला तो प्राइमरी स्टेज, इसमें स्ट्रेस को कम करता है एक एम्प्लॉई। दूसरा है सेकेंडरी
स्ट्रेस इसमें तनाव की प्रतिक्रिया में बदलाव, ठीक है। तो जैसे कि ट्रक खड़ा हुआ है, डीजे बज रहा है, तो उसने सोच लेना है, या फिर आजकल वो भी तो आते हैं कि कानों के अंदर, ठीक है, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, ठीक है, बड्स बोलते हैं शायद उसको, है ना, ठीक है। तो वो सोच लेता है कि मेरे को ट्रक का हॉर्न नहीं सुनना, मेरे को काम करना है। तो सेकंड स्टेज में एक एम्प्लॉय कैसे तनाव को कम करता है कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है उस स्थिति के लिए। थर्ड स्टेज है दोस्तों, वो तनाव के कारणों को कम करना चाहता है, यानी कि अगर उसका साथी एम्प्लॉय बार बार कहता है कि यार 1 मिनट मेरे से बात कर ले, तो उससे कहेंगे भैया एक ना तो 1 मिनट है ना 10 मिनट है मेरे पास, ठीक है, मेरे से अब बात मत करना। तो इस तरह से तनाव के 3 चरण अपने पढ़े हैं। पहला है दोस्तों इंडिविजुअल प्रिवेंशन, ठीक है, व्यक्तिगत रोकथाम। तो एक जो एम्प्लॉय है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी सोच अपनाकर तनाव को कम कर सकता है, ठीक है। अब देखो, नाराज होने के, रोने के, ठीक है, टूटने के इंसान के पास में 100 बहाने हैं, लेकिन इंसान है ना दोस्तों, थोड़ा सा अगर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, थोड़ा आशावादी हो जाए कि मेरे साथ अभी तक जो हुआ वो गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम पे सब कुछ अच्छा होगा, लाइफ बेहतरीन बनेगी। तो इस तरह से एक इंसान भी, एक एम्प्लॉई है, वो भी ऑप्टिमिस्टिक सोच अपना करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकता है। इसमें भी व्यक्तिगत चरण में भी, रोकथाम में भी 3 चरण आते हैं, 3 स्टेज आते हैं, ठीक है। अगर 3 स्टेज नहीं आपको याद रहते हैं तो आप ऐसे ही लिखो यार, सिंपल। अनुचित समय प्रबंधन से कर्मचारी पर समय का दबाव पड़ता है, अतः काम करने की समय सीमा तय करके समय का प्रबंधन कर सकता है। देखो मैंने वही बताया, एक एम्प्लॉय है ना, जब ऑफिस के अंदर जाता है तो अपने, मतलब 6 घंटे के लिए जाता है, तो 6 घंटे को उसको मतलब मैनेज कर लेना है कि आधे घंटे बॉस से बात करूंगा, 2 घंटे काम करूंगा, आधे घंटे कैंटीन में बिताऊंगा, आधे घंटे गेम खेलूंगा, और आधे घंटे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर लूँगा। इस तरह से दोस्तों एक जो एम्प्लॉई है वो इंडिविजुअल लेवल पर ये उपाय अपना करके स्ट्रेस कम कर सकता है। आगे देखिए, आप प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना। दोस्तों अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हो, नहीं करते हो, तो करना स्टार्ट करो, क्योंकि आधी वो दिक्कतें हैं वहीं से आती हैं, ठीक है। क्योंकि शरीर से कुछ नेगेटिव जो हमारी एनर्जी है वो निकल नहीं पाती है, ठीक है। खाना तो खाते रहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं निकलती है वो, राइट। तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, राइट। उससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर अभी स्ट्रेस कब आता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, कोर्टिसोल कहते हैं उसको। आप कब चिल्लाते हो दूसरों पर, आप कब गुस्सा करते हो, कब स्ट्रेस में आते हो, कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है, तभी आपकी जो पुतली है, आपकी जो आईब्रोज है ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, वो चेहरा लाल हो जाता है, पसीने आने लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट नहीं कर सकते तो अलाती पलाती मार करके, आंखें बंद करके हमें अपने मन की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों संगठनात्मक तनाव प्रबंधन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किस तरह से एक एम्प्लॉई का जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो स्ट्रेस है वो कम किया जा सकता है। तो कर्मचारी अपने सहकर्मियों के साथ नौकरी के स्वरूप, व्यवसाय प्रबंधन, भूमिका संबंधित बातचीत करके स्वयं को तनाव को कम कर सकता है। तो दोस्तों एक जो एम्प्लॉय होता है वो कलीग्स के साथ में बात करके कि यार ये नौकरी जो हम कर रहे हैं आने वाले टाइम पे और अच्छी हो सकती है, काफ़ी पैसा इसमें बढ़ सकता है, इस नौकरी के अंदर ये हमें, हमारी जो भूमिकाएँ, हमारे जो किरदार है वो होंगे। तो एक एम्प्लॉय टीम का निर्माण करके सामाजिक रूप से, मतलब समय निर्धारित करके, अब देखिए एक जो कंपनी है ना, कंपनी क्या कर सकती है, अपने कर्मचारियों को लोग बोल सकती है कि भाई 1 महीना काम कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर पिकनिक चलेंगे, ठीक है, घूमना अच्छे से, हमारी तरफ से खाना भी फ्री होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लेवल पर भी अपने जो एम्प्लॉयज़ है, काम करने वाले जो बंदे हैं, उनका स्ट्रेस कम कर सकता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, मेरे ख्याल से यहीं तक था। तो ये यूनिट नंबर आज हमने 4 पढ़ा है, तो इसकी वीडियो वापस से देखना है, 1.5 की स्पीड में देखना, लेकिन देखना ज़रूर है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो क्लास कैसे लगी है फटाफट से रिव्यू करो।